एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि जो मनुष्य यह 5 काम करता है वह सदा ही गरीब रह जाता है। दर्शक बंधुओं, मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, यदि आप इस कहानी को देख रहे हैं तो कहानी के साथ इस कहानी की समाप्ति तक बने रहे बंधुओं, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान सदा ही घातक होता है। दर्शकों, यह कहानी एक नीलकंठ पक्षी की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है। यदि हो सके तो इस कहानी को अपने मित्रों और दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। दर्शक बंधुओं, एक बार एक जंगल में घोंसले में एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। रात्रि का समय था। तभी नीलकंठ पक्षी की पत्नी नीलकंठ पक्षी से कहती है, पिया जी, बड़ी ही रात हो चली है, पता नहीं आज क्यों नींद नहीं आ रही और मन भी बड़ा ही बेचैन है। श्रोताओ, ऐसा सुनते ही फिर नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहती है, पिया जी, आप मुझे कोई कहानी सुना दीजिए जिससे मेरे साथ अन्य लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो सके। दर्शक बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी कहता है, प्रिय, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक भाई और एक बहन की कहानी सुनाऊंगा। यदि इस कहानी को तुमने पूरा सुन लिया तो जीवन में कभी भी मनुष्य गरीब नहीं रहेगा, और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनेगा वह अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। प्रिय, यह कहानी एक गरीब भाई और एक बहन की कहानी है, तो इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। दर्शक बंधुओं, अब इतना कहते ही नीलकंठ पक्षी कहता है कि किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ अपने पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनी था, और वह सेठ इतना दान पुण्य का कार्य करता था कि वह अपने गांव में हर जगह दान करता, हर गरीब व्यक्ति की सेवा करता, हर असहाय लोगों की मदद करता। वह अपने गांव में हर समय लोगों का भला करने में ही जुटा रहता था। श्रोता बंधुओं, उस सेठ के घर में सेठ की एक छोटी बेटी और एक पुत्र था, क्योंकि जो सेठ की पत्नी थी वह अपने दोनों संतानों को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। श्रोता बंधुओं, इसी तरह अपने उन दोनों बच्चों को सेठ स्वयं ही पाल रखा था, जिसमें जो सेठ का पुत्र था उसका नाम रामू था, और सेठ ने अपनी पुत्री का नाम मायावती रखा था। श्रोता बंधुओं, इस तरह से सेठ की जो पुत्र और पुत्री थी वे दोनों ही पास के एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे सेठ की उम्र बीत गई। उधर जो सेठ का पुत्र और पुत्री थी वे भी अब बड़े हो चले थे। धीरे धीरे अब तो सेठ की जो पुत्री थी वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी। तभी सेठ एक दिन अपने पुत्र रामू को अपने पास बुलाता है और अपने पुत्र रामू से कहता है, पुत्र, अब हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, परंतु मैं समझ नहीं रहा कि मैं सर्वप्रथम उसका विवाह करूं या तुम्हारा करूं। दोस्तों, अपने पिता की बात सुनकर रामू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारा फर्ज बनता है कि हम सर्वप्रथम अपनी बहन का ही विवाह करें, क्योंकि अब यह विवाह के लायक भी हो चुकी है और उम्र में भी मुझसे बड़ी है, तो हमें अपनी बहन का ही विवाह करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ अब अपनी पुत्री के लिए आसपास रिश्ते ढूंढने लग जाता है। काफी महीनों के बाद सेठ को मायावती के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है, तो सेठ अपनी पुत्री मायावती का विवाह अपने ही गांव के पास में एक गांव में कर देता है। अब मायावती विदा होते समय अपने पिता और अपने भाई के गले लगकर खूब रोती है, और अंत में वह दोनों पिता और रामू अपनी पुत्री को विदा कर देते हैं।
श्रोता बंधुओं, अब घर में रामू और रामू के पिता ही बचे थे। वे दोनों रोज सुबह दुकान चले जाते और दुकान जाते ही शाम को वापस लौट कर आते। इसी तरह चल ही रहा था। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि कहते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख ज्यादा आते हैं। यह बात कड़वी है परंतु सत्य है। श्रोताओ, इसी तरह अचानक एक दिन उस सेठ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होते ही सेठ अपने घर आराम करने लगता है, परंतु धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है। उधर अब तो रामू अपने पिता का इलाज कराते कराते थक जाता है। रामू अपने पिता के साथ जो दुकान किया करते थे, अब तो वह दुकान भी बंद हो चुकी थी और रामू हर समय अपने पिता को इलाज के लिए कभी कहां लेकर जाता तो कभी कहां लेकर जाता। हर समय बस इसी चीज में व्यस्त रहता। अंत में रामू अपने पिता का इलाज अपने घर ही करवाता है और कुछ ही महीनों बाद रामू के पिता यानी उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। दर्शक बंधुओं, अब अपने पिता की मृत्यु होते ही रामू अपने पिता का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है और अब तो रामू अपने घर में अकेला ही पड़ जाता है। श्रोता बंधुओं, नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब तो रामू अपने घर में अकेला ही रहता है। तो एक दिन रामू पंडित जी को अपने घर बुलाकर अपने विवाह की बात करता है। अब रामू के कहे अनुसार पंडित जी रामू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेते हैं और अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर रामू का विवाह कर देते हैं। दर्शक बंधु, रामू अब बहुत करीब हो चुका था क्योंकि उसके पिता की जो दुकान थी अब वह भी बंद हो चुकी थी। जो उनके पास धन था वह उसके पिता के इलाज में लग चुका था। अब तो रामू के पास खाने तक के दाने नहीं थे। इसीलिए रामू अपने गांव के ही जो सेठ थे उनके यहां कुछ काम करता और केवल 2 समय के भोजन का बंदोबस्त करता। श्रोता बंधुओं, उधर रामू की जो बहन थी उसने भी अब रामू के घर आना जाना बंद कर दिया। श्रोताओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस तरह से मनुष्य का समय साथ नहीं देता, ठीक उसी तरह भी अपने साथ नहीं देते। दर्शक बंधुओं, अब इसी तरह रामू हमेशा दुखी रहता। अब तो रामू को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हो गई। रामू अपने जीवन को जैसे तैसे कष्ट भरा काट रहा था। एक दिन रामू अपने गांव में ही एक दुकान पर बैठा था। तभी रामू का एक मित्र रामू के पास आता है और रामू से कहता है कि अरे मित्र, तुम यहां बैठे हो और वहां तुम्हारे भांजे का विवाह हो रहा है, क्या तुम्हारे पास न्योता नहीं आया? दर्शक बंधुओं, अपने मित्र से यह बात सुनकर रामू थोड़ा संकेत में पड़ जाता है। अरे, मेरी बहन के लड़के का विवाह है और मुझे न्योता नहीं आया। परंतु रामू अपने मित्र के सामने झूठ बोल देता है। अरे भाई, हां, मुझे पता है मेरे भांजे का विवाह है और मेरे पास न्योता भी आया है। मैं तो बस जाने ही वाला था, लेकिन वैसे ही यहां आ बैठा। दर्शक बंधुओं, अब तो रामू यह बात सुनते ही झटपट अपने घर जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताता है कि मेरे भांजे का विवाह है, हमें जाना है। दर्शक बंधुओं, रामू का ऐसा चाव देखकर रामू की पत्नी कहती है, अजी, क्या हमारी ननद रानी ने न्योता भेजा है? अगर न्योता भेजती तो न्योता हमारे घर तक आता, परंतु हमें नहीं लगता कि हमारी ननद रानी ने हमारे लिए न्योता भी भेजा है। दर्शक बंधुओं, फिर रामू कहता है, अरे नहीं, मेरी बहन ने मेरे लिए न्योता भेजा है, हो सकता है कि गांव में कोई देना ही भूल गया हो। दोस्तों, अब तो रामू अपने सेठ के पास भागता हुआ जाता है और अपने सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपने भांजे और अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदता है और
खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी बहन मायावती के ससुराल पहुंच जाता है। श्रोता बंधुओं, अब इस तरह से रामू काफी समय तक चलते चलते अपनी बहन के ससुराल पहुंच ही जाता है। अब अपनी बहन के ससुराल पहुंचते ही रामू अपनी बहन के घर के दरवाजे को खटखटाता है। अब रामू की बहन की जो ननद थी वह बाहर निकल कर आती है। जब वह बाहर दरवाजा खोलते ही देखती है कि मायावती का भाई फटे पुराने कपड़ों में हाथों में कुछ सामान लिए खड़ा है। दोस्तों, यह देखते ही मायावती की देवरानी मायावती के पास जाती है और मायावती से कहती है कि तुम्हारा भाई आया है, फटे पुराने कपड़े पहना है और हाथों में कुछ सामान लिया है। दोस्तों, यह सुनते ही मायावती नीचे जाती है और जब जाकर अपने भाई की स्थिति को देखती है तो मायावती अपने भाई का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है और घर के अंदर लाकर एक दरवाजे के साथ बंद कर देती है। दोस्तों, तभी मायावती कक्ष में कहती है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, कैसे लोग हो, मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं भेजा, तो तुम यहां पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया थोड़ी है। दोस्तों, रामू अपनी बहन से कहता है, अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या बहन की यहां से न्योता आना ही जरूरी है? मेरा भांजे का विवाह है तो मेरा तो आना जरूरी ही था। भला मेरे भांजे का शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? दोस्तों, तभी मायावती कहती है, हां, तुम्हारा यहां आना कोई जरूरी नहीं है। एक बार अपनी हालत तो देखो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। भला ऐसा कोई आता है? तुम्हारी वजह से हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब अगर तुम आ ही गए हो तो इसी दरवाजे में बंद रहना, जब तक मैं ना बोलूं यहां से बाहर मत निकलना। श्रोता बंधुओं, तभी रामू जो सामान लेकर आया था वह अपनी बहन को देता है और कहता है कि बहन, ये लो, मैं अपने भांजे के लिए और तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूं। दोस्तों, रामू की बहन मायावती उन तोहफों को लेती है और दरवाजा बंद कर कर चले जाती है। उधर बेचारा रामू सारी रात उसी कक्ष में भूखा प्यासा बंद रहता है। उसे बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, परंतु आखिर वह करे भी क्या, क्योंकि दरवाजा बंद था। वह चाहकर भी अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता था। दर्शक बंधुओं, रामू उस कक्ष के भीतर बंद रहते रहते बहुत दुखी हो रहा था। वह हर समय अपने माता और अपने पिता को याद करता था। हे पिताजी, यदि आज आप जिंदा होते तो भला मुझे ऐसी स्थिति नहीं देखनी पड़ती। देखो, आज मेरी खुद बहन मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। दर्शक बंधुओं, पूरी रात्रि रामू जैसे तैसे निकाल देता है और जैसे ही सुबह का समय होता है तो रामू अपनी बहन के घर से पीछे के दरवाजे से बिना बताए ही निकल जाता है। दर्शक बंधुओं, अब तो रामू दुखी होता हुआ बेचारा अपने घर की ओर आने लगता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में पहुंचते ही रामू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, चक्कर आते ही रामू धरती के नीचे गिर जाता है और थोड़े समय बाद जब रामू को चेत होता है तो रामू देखता है कि वह एक बुढ़िया की गोद में सोया हुआ है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही रामू को चेत होता है तो रामू देखता है कि वह एक बुढ़िया की गोद में सोया है। तो खड़ा होते ही रामू सर्वप्रथम उस बुढ़िया से कहता है, अरे मां, आप कौन हो और भला मैं आपकी गोद में सोया क्यों हूं? दोस्तों, तभी वह बुढ़िया कहती है कि पुत्र, तुम जब रास्ते से आ रहे थे तो अचानक से तुम्हें चक्कर आ गए और जिसकी वजह से तुम नीचे गिर गए और मैंने तुम्हें अपनी गोद में सुला लिया। दोस्तों, तभी वह बुढ़िया रामू से कहती है कि हे पुत्र, तुम मुझे बड़े ही दुखी प्रतीत हो रहे हो, आखिर क्या बात है? दोस्तों, रामू बहुत दुखी था तो उसने अपने दुख को बांटना ही अच्छा समझा। तभी रामू उस बुढ़िया से कहता है कि मां,
मैं अपनी बहन के ससुराल गया था और मेरी बहन ने मेरा अनादर किया, मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाया। दर्शक बंधु, इस तरह से रामू उस बुढ़िया को सारी बात बता देता है। तभी बुढ़िया कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु तुम अपनी बहन के यहां से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आए। दोस्तों, तभी रामू कहता है, अरे मां, आप तो लेकर आने की बात कर रहे हो, मेरी बहन ने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। दोस्तों, तभी वह बुढ़िया कहती है, अच्छा सुनो, यही पास में मेरा बगीचा है, तुम वहां चलकर कुछ फल तोड़ लो और अपने बच्चों के लिए ले जाओ और कहना कि उनकी बुआ ने भेजा है। दोस्तों, अब तो रामू बुढ़िया के साथ उस बगीचे में जाता है और अच्छे अच्छे फल तोड़ लेता है और फिर उन फलों को एक थैले में भरकर अपने घर ले जाता है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही रामू घर पहुंचता है तो रामू की बीवी और बच्चे रामू के लिपट जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी बुआ के गए थे, आखिर क्या लेकर आए। दोस्तों, रामू थोड़ा दुखी था, वह अपने उस थैले को अपनी पत्नी को दे देता है और बाहर चला जाता है। उधर रामू की पत्नी जब उस थैले को खोलती है तो वह देखती है कि उस थैले में बहुत सारा सोना भरा हुआ था। दर्शक बंधु, सोना देखते ही रामू की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह आवाज लगाकर रामू को बुलाती है और रामू से कहती है, अजी सुनते हो, हमारी ननद रानी तो बहुत अच्छी निकली। देखो, हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारी ननद रानी ने हमारे लिए फल नहीं भेजे बल्कि सोना भेजा है। दर्शक बंधु, रामू जब अपनी आंखों से स्वयं देखता है तो रामू अपने मन ही मन सोचता है कि वह बूढ़ी मां कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ही थी, जिन्होंने इस तरह मेरी मदद की। दर्शक बंधु, अब तो रामू अचानक से बहुत अमीर हो गया। रामू ने अपने ही गांव में सभी सेठों से अच्छी एक हवेली बनवाई और अपने ही गांव में कई सारी जमीन खरीद ली। दर्शक बंधु, अब तो रामू और रामू की पत्नी बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन अचानक रामू की पत्नी रामू से कहती है, अजी सुनते हो, हमारी ननद रानी ने हमारी इतनी अच्छी मदद की, अब आप जाओ और उन्हें यहां लेकर आओ, कुछ दिन ठहर जाएंगी और मुझे उनकी सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। दोस्तों, तभी रामू घोड़े सवार होकर राजाओं जैसे कपड़े पहनकर अपनी बहन के ससुराल जाता है और दरवाजे को बजाता है। तो रामू की बहन दरवाजा आकर खोलती है तो वह देखती है कि उसका भाई रामू राजा महाराजाओं के कपड़े पहना है, हीरे मोती के माला पहना है और घोड़े पर आया है। दर्शक बंधु, यह देखते ही मायावती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मायावती अपने भाई को अंदर बुलाती है और रामू अपनी बहन से कहता है, चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर बुलाया है। दोस्तों, अब तो मायावती झटपट से तैयार होती है और अपने भाई के साथ अपने मायके चले जाती है। मायावती जैसे ही अपने मायके आकर देखती है तो वह देखती है कि वह रामू जिस स्थान पर रहता था वहां पर बड़ी ही शानदार हवेली बनी हुई है। दोस्तों, यह देखकर मायावती की आंखें पूरी तरह फट चुकी थी। अब तो मायावती 3-4 दिन वहीं पर ठहरती है। उधर रामू की पत्नी मायावती की खूब सेवा करती है। दर्शक बंधुओं, एक दिन अचानक रामू की पत्नी रामू से कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी ननद रानी यहां से जाने वाली है, तुम बाजार जाकर उसके लिए कुछ तोहफे लेकर आओ। दोस्तों, यह सुनते ही रामू बाजार में एक मोची के पास जाता है और मोची के पास जाकर मोची से कहता है, अरे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए चप्पलें बनवानी हैं, तुम उसके लिए चप्पल बना दोगे? रामू की बात सुनकर मोची कहता है, हाँ, मैं चप्पलें बना दूंगा। दोस्तों, तभी रामू कहता है कि चाहे कितने ही पैसे ले लो, परंतु वह चप्पलें बोलने वाली होनी चाहिए। जो भी उन्हें पहने तो वह चप्पलें पहनते ही यह बोले कि बंधी बुहारी लाख की, बिखरा पाचे खाक की, यानी कि
जो परिवार एकजुट होकर चलता है, जो लोग एक दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वह प्रेम और रिश्ता कभी नहीं टूटता। और दूसरा यह बोले कि लालच मत कर बंदे, लालच एक बुरी बला है। दोस्तों, रामू इस तरह बोलने वाली चप्पलें लेकर अपनी बहन को दे देता है और बहन से कहता है कि बहन, इन चप्पलों को तुम अपने ससुराल में ही पहनना। दोस्तों, तो रामू अपनी बहन को अपने ससुराल उस तोहफे को देकर छोड़ आता है और अपने घर चला आता है। उधर रामू की बहन अपने ससुराल पहुंचते ही रामू के द्वारा दी गई उन चप्पलों को निकालती है और उन्हें पहनती है। तो पहनते ही वे चप्पलें इसी तरह बोलने लगती है। चप्पलों की यह बात सुनते ही रामू की बहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह अपने किए पर बहुत पछताती है। दर्शक बंधु, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस तरह घड़ी का समय बदलता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का समय बदलता है। कहते हैं कि एक समय कंकर पत्ते के ऊपर पड़ता है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब पत्ता कंकर के ऊपर पड़ता है। दर्शक बंधु, उधर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग लालच करते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, जो लोग दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आलस करते हैं, वैसे लोग हमेशा ही गरीब रहते हैं। दर्शक बंधु, गिद्ध उस नीलकंठ पक्षी की कहानी सुनकर नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहती है कि पिया जी, आपने जो कहानी सुनाई है यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने से मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और पुनः मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।